हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का ये पहला पार्ट है, इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे ही इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है, यानी किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल में। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिटेल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी बंदरगाह है। इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है। इस स्थल का खोज S.R. राव ने की थी। पतन नगर जो लोथल अभी कहलाता है, इसकी खोज S.R. राव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शंस हैं, देखिए। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। हड़प्पा हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। दोस्तों, ये सारे जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए इसको कि हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई में क्या क्या मिले हैं? गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। इनकी एक कृति है मनु स्मृति। हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है किसको? मनु स्मृति को। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पतन, जिसको अभी सारनाथ के नाम से जानते हैं, सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले कौन कौन साथ छोड़ दिए थे? 5 ब्राह्मण तपस्वी। पांचों का नाम दिया हुआ है, कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत। ये पांचों ब्राह्मण थे जो इनका साथ छोड़ दिए थे। ज्ञान का प्रथम उपदेश इन्हीं को दिया, जो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से हुआ था। लेकिन B.N. लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश रूबेला बोध गया में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि B.N. लुनिया कहते हैं बुद्ध ने अपना प्रवचन, अपना पहला उपदेश उरुबेला जो कि बोध गया में है, वहाँ पे तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिए थे। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध। सांची जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, बौद्ध कला का केंद्र रहा है, यानी स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे बौद्ध कालीन शिल्पकला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? दोस्तों, अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आप लोग वहाँ आंसर देंगे। अगर ऑप्शन में हो ऋषभदेव तो ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक थे।
उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत, जो कि पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। इनके 4 सिद्धांत क्या क्या थे? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। और इसमें 5वां सिद्धांत जोड़े थे कौन? महावीर। इनका जन्म कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली जिले में। आगे है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? सेम यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरी तरह से इस तरह से पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन को तो घुमा फिरा के पूछ सकता है, मगर जानकारी है तो उसके अनुसार आप सही जवाब देंगे। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं डिटेल में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के, कहाँ पे दोस्तों? मैसूर, श्रवण बेलगोला में सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वरण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु, किनसे दीक्षा ली थी? जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी जैन धर्म की, तो आपको बताना है भद्रबाहु। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करते हैं। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से ऐसे पूछे जाते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चीनी यात्री जो थे ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा था। देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। भारत में उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। कन्नौज की धर्मसभा का वह अध्यक्ष था। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की धर्मसभा की अध्यक्ष था कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो कन्नौज की धर्मसभा का। इसका उद्देश्य क्या था? महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना। उसने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक और है कि ह्वेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की है? तो सी यू की। आगे है पल्लव राज्य की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। दोस्तों कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश, किस वंश के थे? पल्लव। राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी। इनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम उसी को बोलते हैं। वर्तमान में जो कहलाता है तमिलनाडु का जनपद कांचीवरम। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार वे जो अपनी पुस्तक में लिखे हैं, तत्समय वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर, किसको पराजित किया? चोलों कर कौन? पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने की। पल्लव राज्य की स्थापना कौन की? सिंह विष्णु ने चोलों को हरा करके। ये भी याद रखना है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? ऑप्शन नंबर सी, पल्लव वंश से। इसी को दूसरे तरह से ऐसे पूछे जाते हैं, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे, या महाबलीपुरम की मंदिर की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश के नरेश थे, राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इनके द्वारा महाबलीपुरम में एकास्मक रथों का निर्माण करवाया गया था। तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित यह नगर पल्लव काल में प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा कला का केंद्र था। महाबलीपुरम के रथ यानी मंदिर कठोर चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। इन्हें सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मंदिर को? सप्त पगोड़ा।
दोस्तों जो भी एक्सप्लेनेशन में दिया रहता है इसके अतिरिक्त जानकारी, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख करके एक नोट के जैसे बना सकते हैं। ऐसे आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया चंगेज खान। ऑप्शन बी है चंगेज खान। इन्हीं को जंगीज खान भी कहा जाता है। चंगेज खान किस देश का वासी था? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया? इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन एक ही है। देखिए, चंगेज खान, जिनको जंगीज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, इनका नाम तेमुजीन था। चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंगेज खान कहाँ के निवासी थे, तो मंगोलिया का। चंगेज खान ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की। उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ कहाँ? गजनी और पेशावर पर ख्वारिज वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया था। उसने उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी का चंगेज खान ने सिंधु नदी तक पीछा किया। ठीक है, इनको खदेड़ दिया। चंगेज के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। जब चंगेज आक्रमण किए थे तो उस समय में दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश। अगला है मुरीस या मोरक्को यात्री इब्न तूता किसके समय में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न तूता मोरक्को मूल का अरब यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद यह 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ईस्वी भी पूछ सकता है आपको, 1333 ईस्वी में। और कहाँ का था? अरब यात्री था एक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने पर इब्न तूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन प्रकाशित किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, हरिहर बुक्का। देख सकते हैं कि ये एक सिंगल क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन है, इसको कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट भी किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर, नदी के बारे में पूछ सकता है, विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है यह विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था कौन? होयसल राजा। विजयनगर साम्राज्य के भागनावश तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है हम्पी। अगला क्वेश्चन सब देखिए इसी से रिलेटेड है, इसी को दूसरे तरह से पूछा गया। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? ये एक क्वेश्चन है। दक्षिण ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में है? तो आपको जिला भी पूछा जा सकता है। तो हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। हम्पी, यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डैश मुगल के संस्थापक थे? तो बहुत ही ये जनरल आम क्वेश्चन है कि बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों याद रखना है, कब लड़ा गया था और किनके बीच लड़ा गया था और किनकी पराजय हुई थी, किनकी जीत हुई थी। देखते हैं इसको। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके की थी।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल वंश की संस्थापना किसको हरा के या किस वंश के शासक को हरा करके की थी? तो लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी को हरा करके की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। जगह का नाम है फरगना। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विजय 1572 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ये भी पूछ सकता है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुई थी। उस समय में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, आईने अकबरी का रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, अबुल फजल। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं दी गई है? आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये अबुल फजल वाली बुक जो है, आईने अकबरी। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार था। अबुल फजल की मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई। अबुल फजल ने 1597 से 1598 ईस्वी में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। अकबरनामा 3 जिल्दों में बटा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। आईने अकबरी, इससे अकबर कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है, जानकारी मिलती है अकबर की शासन कैसी थी। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बस लैंग्वेज को टर्न करके। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा है तो देखते हैं जल्दी में। मुद्रा टंकन से इतिहास में शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा टंकन के चांदी के रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी ने चांदी के रुपये का प्रचलन। शेरशाह का रुपया शुद्ध चांदी का था, ठीक है, मानक मुद्रा था। बाद में अकबर ने इसी आधार पर मुद्रा प्रणाली का विकास किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, अकबर ने किसके आधार पर मुद्रा प्रणाली का विकास किया? तो शेरशाह के इस आधार पर, तो शेरशाह के मानक मुद्रा प्रणाली पर। शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके द्वारा जारी चांदी के रुपये की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। इस पर प्रायः अरबी पर अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं पर ईयर। पुर्तगाली, ये कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार संबंध बनाए थे भारत के साथ।
यूरोपीय में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे। गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। बाद में कौन आए? डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।